वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न पर। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो भी आपका प्रश्न बनेगा वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में है और अनुच्छेद 124 से 147 तक है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 5 और भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 126 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो क्या बोलोगे आप? अनुच्छेद 126 के तहत मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं दोस्तों। कितने हो सकते हैं? 34। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, जब दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय प्रारंभ में दोस्तों मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे दोस्तों, कुल 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थी। वर्तमान में दोस्तों 33 है न्यायाधीश और 1 है मुख्य न्यायाधीश, याद रखना। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 124 के तहत। मेरे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों, मैं आपसे वीडियो के एंड में 4 प्रश्न करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार। देखो, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार भी संसद के पास ही है, लेकिन कम करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है दोस्तों। कौन करता है? संसद। देखो दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और वो त्यागपत्र भी देते हैं राष्ट्रपति को ही दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। एक प्रणाली होती है कोलेजियम प्रणाली, तो कोलेजियम की सिफारिश पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किस आधार पे होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति? तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो वरिष्ठता के आधार पर होती है। जो उसमें सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होंगे वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन कहाँ से मिलते हैं? तो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन भत्ते पेंशन? तो क्या बोलोगे आप? भारत की संचित निधि से मिलते हैं दोस्तों। कहाँ से मिलते हैं? भारत की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, लेकिन कम नहीं कर सकता, याद रखना दोस्तों। मूल संविधान में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो 8 थे, 7 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कितने हैं? 34 मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को हुई। और दोस्तों याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों कब? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था, स्थापना दोस्तों हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में होती है। सामान्यतः दोस्तों उच्चतम न्यायालय के सभी मामलों की सुनवाई कहाँ होती है? नई दिल्ली में। परंतु किसके अनुमोदन पर कार्रवाई किसी अन्य स्थान पर भी हो सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर दोस्तों किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है मेरे प्यारे दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। कितने न्यायाधीश होने चाहिए दोस्तों? कम से कम
5। मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है। कहाँ होती है? केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ना कि उच्च न्यायालय में। दोस्तों याद रखना, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय में। अब दोस्तों आप तदर्थ न्यायालय क्या है, तदर्थ न्यायाधीश क्या है, तो याद रखना, जब कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीश की संख्या कम हो रही हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दोस्तों इसकी नियुक्ति होती है। तो मेरे दोस्तों मैंने क्या बोला, अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर इसकी नियुक्ति होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बताओ कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वह किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है? सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हो चुके हैं उसको भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। ये अनुच्छेद है 128। तो तदर्थ है दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 और सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, अनुच्छेद 128। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 126 के तहत है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय मेरे लाल एवं लालियों किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 129 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय दोस्तों घोषित किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के लिए, उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीशों की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 130 में है दोस्तों। किस अनुच्छेद में दोस्तों है? तो अनुच्छेद 130 में मेरे दोस्तों है। अगला प्रश्न दोस्तों है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का वितरण, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक या मूल अधिकारिता का वितरण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 131 में दोस्तों है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 131 में दोस्तों। देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की अपनी निर्णय के पुनः विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है? दोस्तों देखो, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की अपनी निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 137 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्चतम न्यायालय दोस्तों जो भी विधि सुनाएगा, जो भी विधि के बारे में फैसला देगा, वो सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो अनुच्छेद 141 के तहत। दोस्तों राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 143 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 में। मेरे दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 146 के तहत। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में अधिकारियों और सेवक की जो नियुक्ति, अधिकारियों और सेवक की नियुक्ति का प्रावधान जो उच्चतम न्यायालय में है वो अनुच्छेद 146 के तहत है। केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति, भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति की अधिकारिता किसके अंतर्गत आती है? तो भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति की अधिकारिता दोस्तों मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। दोस्तों भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का मूल स्रोत क्या है? तो न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक है। कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद के चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है? तो 121। याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 121 के तहत संसद में किसी भी न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में दोस्तों आचरण पर चर्चा नहीं कर सकता है दोस्तों संसद। ये अनुच्छेद 121 के तहत उस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत या कार्य नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत या कार्य नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 124 का 7 दोस्तों। अनुच्छेद 124 के 7 के तहत दोस्तों याद रखना, जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों याद रखना दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार की सुरक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों यह रीट भी जारी करता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करेगा, और उच्च न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 126 के तहत रीट जारी करेगा मूल अधिकार के उल्लंघन में। याद रखना दोस्तों, मूल अधिकार के उल्लंघन में सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत रीट जारी करेगा, और राज्य उच्च न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन। कौन थे भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन। दोस्तों संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी वाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत पेश होता है? दोस्तों किस अधिकारिता के अंतर्गत पेश होता है? तो प्रारंभिक छत्र अधिकार के अंतर्गत। दोस्तों संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी वाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत पेश होता है? तो प्रारंभिक अधिकार छत्र के अंतर्गत मेरे लाल एवं लालियो। देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय छत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय छत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। एक, संवैधानिक विषयों से जुड़े अपील अनुच्छेद 132 के तहत, सिविल विषय से जो जुड़े अपील होंगे अनुच्छेद 133 के तहत, आपराधिक विषय से जुड़े जो अपील होंगे वो अनुच्छेद 134 के तहत, और विशेष अनुमति से की जाने वाली जो अपील होगी अनुच्छेद 136 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय छत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला, संवैधानिक विषय से जुड़े अपील 132, सिविल प्रक्रिया दोस्तों 133, आपराधिक वाला 134, और विशेष अनुमति वाला अपील दोस्तों 136 अनुच्छेद के तहत। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। दोस्तों कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी होगी? 10 वर्षों तक। दोस्तों देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी होगी? तो क्या बोलोगे आप? 10 वर्षों तक दोस्तों वह उच्च न्यायालय में वकालत करेगा, फिर वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पूर्णावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पूर्णावलोकन। देखो, न्यायिक पूर्णावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हैं उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उसे दोस्तों यहाँ पर असंवैधानिक कर लेना, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। देखो, न्यायिक पूर्णावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हैं उसे क्या करेगा? तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और न्यायिक पूर्णावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोक हितवाद की संकल्पना का उदय किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। लोक हितवाद की संकल्पना का उदय कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। दोस्तों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों अपना त्यागपत्र। तो दोस्तों ये था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको मैंने आज बताया। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस 4 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश को शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी होगी? और न्यायिक पूर्णावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस चारों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।